लोगों की बातें सुन ली हमने, अब हम अपनी बात सुनाएंगे। लोगों की बातें सुन ली हमने, अब हम अपनी बात सुनाएंगे। अब हम भी अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। एक्चुअली जो हमारे बीच बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में, उन कामों को हम लोग कहते हैं उपापचय क्रियाएँ। उपापचय क्रियाएँ। उपापचय क्रियाएँ क्या मतलब, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को हम लोग उपापचय क्रियाएँ कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिक और एक होते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब है जब एक मतलब छोटा छोटा चीज़ जब मिलके किसी बड़े चीज़ का निर्माण करे तो इस तरह की उपापचय क्रियाएँ एनाबॉलिक होती है। जैसे कि जल और CO2 के मिलने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आपको पता है ये पौधों में होता है और इस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, यानी इंग्लिश में जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक तरह का क्या है, एनाबॉलिक प्रक्रिया है। और वहीं ग्लूकोज के टूटने से जब कोई बड़ा अणु टूटकर क्या करता है, छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है, तो उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। कैटाबॉलिक यानी कटना यानी टूटना, और एनाबॉलिक यानी छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बड़ा चीज़ बनना। तो जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़कर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इससे पुनः जल और CO2 प्राप्त हो जाता है और साथ में हमें ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ बड़ा अणु छोटे छोटे अणु में टूट रहा है, यह क्या प्रक्रिया है, तो यह है श्वसन। तो श्वसन एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण एक तरह का एनाबॉलिक होता है। इसी तरह बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होते रहती है, जिसको हम मिला करके यानी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग एक ही नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, उपापचय क्रियाएं, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में जो अंग हैं, जो अंगों का समूह है, इनका आपस में तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो विभिन्न प्रकार के उपापचय क्रियाओं को संपादित करने के लिए हमारे शरीर में अंगों के बीच जो तालमेल बनता है, उस तालमेल को हम कहते हैं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो वो जो समन्वय है उसको स्थापित करने के लिए उस समन्वय को यानी विभिन्न अंगों के कार्यों को जो आपस में तालमेल के माध्यम से जुड़े होते हैं उसको समन्वित करने के लिए, उसके समन्वय को बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में या किसी भी सजीव के शरीर में मुख्य रूप से दो तरह के नियंत्रण को देखे जाते हैं। तो नियंत्रण हमारा कितने तरह के होते हैं, दो तरह का होता है। उपापचय क्रिया आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे शरीर में दो तरह के नियंत्रण होते हैं, एक होते हैं रासायनिक नियंत्रण और एक होते हैं तंत्रिका नियंत्रण। जितने भी सजीव हैं उसमें दो तरह के पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसमें से देखिए रासायनिक नियंत्रण जो है, यह जो होता है यह हार्मोन पर निर्भर करता है। हार्मोन का मतलब एक पदार्थ, हार्मोन के माध्यम से जो नियंत्रण होता है उसे हम लोग रासायनिक नियंत्रण कहते हैं। कोई भी क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोसिक्रेटरी जो ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो भी पदार्थ निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित कर दिए जाते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा और सीधे किस में आ जाएगा, रक्त में आ जाएगा। ओके। एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसको कि आप उसमें पढ़े थे, बाह्य स्रावी ग्रंथि पोषण वाले अध्याय में। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होती है, इससे जो स्रावित होता है उसको एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम। और यह सीधे रक्त में नहीं जाता है, यह कहाँ जाता है, आहार नाल में, और भोजन को पचाता है। आहार नाल में ही ना भोजन जाता है हमारा, तो वहाँ पर ये स्रावित होते हैं और भोजन को पचाते हैं। वहीं अगर अंतःस्रावी की बात करें तो ये हार्मोन को स्रावित करते हैं जो सीधे रक्त में जाते हैं, और ये हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका नियंत्रण। तो तंत्रिका नियंत्रण में आपको क्या समझना है, जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब छोटा छोटा एक कोशिका होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जिसका नाम है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर एक क्या बनता है, पूरा तंत्र बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये हमारे शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण को स्थापित करता है। अब हम लोग बात करते हैं पौधे की। अब हम लोग पौधों में
नियंत्रण और समन्वय को देखते हैं। नियंत्रण और समन्वय। तो पौधों में मुख्य रूप से एक ही नियंत्रण होता है जिसका नाम है रासायनिक नियंत्रण। क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। ओके, क्योंकि पौधों में तंत्रिका कोशिका नहीं होता है, इसीलिए उसमें तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। तो पौधों में एक ही नियंत्रण होता है, उसका नाम क्या है? रासायनिक नियंत्रण, यानी इसमें हार्मोन्स की बात होगी। हार्मोन्स की बात। अब पौधों में मुख्य रूप से 4 हार्मोन होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा एथिलीन और चौथा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यानी अम्ल। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जो पौधों में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। तो पौधों में जो नियंत्रण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? रासायनिक नियंत्रण ही पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। जिसमें जिब्रेलिन और एथिलीन ये दोनों जो है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दोनों जो है ये क्या होता है? तना के स्तंभ भाग में होते हैं। तना के स्तंभ वाले भाग में होते हैं, यानी स्टेम के, तना का इंग्लिश क्या होता है? स्टेम। स्तंभ का मतलब टिप, यानी उसके शीर्ष वाले भाग पर होते हैं, यानी कि तना के स्तंभ शीर्ष भाग पर होते हैं, ये पाए जाते हैं। और वहाँ पर ये मुख्य रूप से 2 काम करते हैं। क्या क्या? कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन। कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन, मुख्य रूप से ये 2 ही काम करते हैं, जिसके कारण क्या होती है? तना की लंबाई बढ़ती है। तना की लंबाई बढ़ती है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एथिलीन जो है इसको फल हार्मोन भी कहते हैं, यानी फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। पकाने वाला हार्मोन कहते हैं किसको? एथिलीन को। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या करते हैं? फलों में पाए जाते हैं और उसको पकाने का काम करते हैं। कृत्रिम तौर पर भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ऑक्सिन और जिब्रेलिन का जस्ट उल्टा होता है, यानी ये तना की लंबाई को बढ़ाते हैं और ये क्या करते हैं? ये तना की लंबाई को बढ़ाते हैं और जो भी है मतलब कोशिका विभाजन वृद्धि करते हैं। तो ये जस्ट उल्टा करेगा, ये कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि और विभाजन, कोशिका विभाजन दोनों को क्या करता है? कम करता है या नष्ट करता है। और पत्तियों वगैरह को सुखाता है, यानी वृद्धि को अवरुद्ध करता है। वृद्धि को अवरुद्ध करता है। ये जस्ट जो है ऑक्सिन और जिब्रेलिन का उल्टा यानी विपरीत प्रभाव दिखाता है। कौन? तो एब्सिसिक एसिड। ये बहुत ही खतरनाक है, पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक देता है। नेक्स्ट हमारा है साइटोकाइनिन। इसको समझिए। देखो साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य विभाजन में। और कोशिका द्रव्य विभाजन करता है, साथ ही ये क्या करता है? इसी के कारण जो पत्ती होती है हमारी, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, हमारी नहीं, पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है वो ताज़ी और हरी भरी होती है। ताज़ी और हरी भरी होती है। हरी भरी इसलिए भी होती है क्योंकि उसमें एक वर्णक होता है, आपको पता है, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल या हरित लवण। तो ये क्लोरोफिल को संरक्षित करने का काम करती है। क्लोरोफिल को संरक्षित करती है कौन? साइटोकाइनिन। तो ये उसमें रासायनिक नियंत्रण होते हैं। अब पेड़ पौधों में ये काम कैसे करता है? तो एक्चुअली 2 टर्म आते हैं काम में, उसको समझिए। एक होता है पेड़ पौधों के लिए उद्दीपन और दूसरा जो होता है वो होता है अनुवर्तन। अनुवर्तन, आइए समझते हैं इसको। तो उद्दीपन का मतलब होता है पेड़ पौधे आसपास के वातावरण से जो कुछ महसूस करते हैं, यानी जो महसूस होती है पेड़ पौधों द्वारा, उसे पेड़ पौधों के लिए क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। और महसूस किए गए चीज़ों के प्रति जो अनुक्रिया पेड़ पौधे दर्शाते हैं, जो अनुक्रिया, उसे कहा जाता है अनुवर्तन। तो मुख्य रूप से जो अनुवर्तन होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला ले लेते हैं हम लोग स्पर्श अनुवर्तन।
स्पर्श अनुवर्तन। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं क्या, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं जल अनुवर्तन। जल अनुवर्तन। तो इन्हीं 4 तरह के अनुवर्तन की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए स्पर्श अनुवर्तन का मतलब है जैसे पेड़ पौधे हैं और इसकी पत्ती को हम लोग स्पर्श किए और हमारे स्पर्श के माध्यम से इसमें एक उद्दीपन जनरेट हुआ और उसके माध्यम से क्या हुआ, इसमें अनुक्रिया की जो है घटना वो देखने को मिली। जैसे कि छुई मुई। छुई मुई। छुई मुई का जो पौधा है इसके पत्ते को जस्ट हम क्या करते हैं, छू देते हैं, बस ये क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। यानी उसमें किस तरह का अनुवर्तन देखा जाता है, तो स्पर्श अनुवर्तन। दूसरा है प्रकाश अनुवर्तन। पेड़ पौधे हमेशा ही पेड़ पौधों के तना में एक गुण होता है कि वो हमेशा ही प्रकाश की ओर जाता है। तो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला यह जो तना में क्या, प्रकाश को महसूस करने की क्षमता और उसकी ओर ही वृद्धि करने की क्षमता किस तरह के अनुवर्तन को शो कर रहा है, तो प्रकाश अनुवर्तन को। वहीं पेड़ पौधों का जो जड़ होता है, जड़ वो हमेशा ही पृथ्वी के अंदर जाना पसंद करता है। तो उसमें किस तरह का अनुवर्तन होता है, तो गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन। वहीं जलीय पौधों की बात करें तो उनमें जल के प्रति अनुवर्तन यानी जल के प्रति अनुक्रिया की भावनाएं होती है, या कह सकते हैं भावनाएं का मतलब इंसान तो नहीं है, पर उसमें क्या इस तरह की अनुवर्तन क्रियाएं होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल अनुवर्तन। तो जल अनुवर्तन जलीय पौधों में पाया जाता है। स्पर्श अनुवर्तन का उदाहरण हमारा छुई मुई, प्रकाश का जितने भी तना है पेड़ पौधों के वो ऊपर जाना पसंद करते हैं प्रकाश की, और गुरुत्वाकर्षण का मतलब जड़ का नीचे आना। तो इस तरह की जो है घटनाएं पेड़ पौधों में मुख्य रूप से देखी जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं जंतुओं की बात। तो पेड़ पौधों को हमने देख लिया, एक्चुअली 1 शॉट में कवर करना है तो थोड़ा तेज़ गति से भागना ही पड़ेगा। आप इसको 2-3 बार देखकर समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किसमें, मनुष्य में। मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय। तो पेड़ पौधों में हमने देखा सिर्फ रासायनिक था, मनुष्य में रासायनिक और तंत्रिका दोनों होता है। तंत्रिकिया दोनों नियंत्रण होता है, यानी रासायनिक नियंत्रण भी और तंत्रिकिया भी। रासायनिक किससे होगा, हार्मोन से, और तंत्रिकिया किससे होगा, तंत्रिका तंत्र से। अब हम सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को समझते हैं, क्योंकि आपको क्या बताएं हम कि तंत्रिकिया नियंत्रण जो है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, और तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं से। तो तंत्रिका कोशिका जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरॉन, क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। तो हमारा न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आइए तो समझते हैं। देखो तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा ये जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोन। हिंदी में ही लिख देता हूँ, एक्सोन। ये क्या कहलाता है, एक्सोन कहलाता है। वहीं ये तारा के आकार का यानी स्टार शेप्ड तारा आकार की जो आकृति है, यानी ये वाली जो आकृति है ये, इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन। तो ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है, साइटोन कहलाता है, साइटोन। अब साइटोन में ये जो छोटे छोटे भाग निकले हुए हैं प्रवर्ध के आकार की, इसे हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट। इसे क्या बोला जाता है, डेंड्राइट बोला जाता है। और यहाँ देखिए एक्सोन के आगे का भाग जो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में प्रवर्ध निकला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं
सिनेप्टिक नोब बोला जाता है। सिनेप्टिक नोब क्या बोला जाता है? सिनेप्टिक नोब। तो ये हमारा सिनेप्टिक नोब। अब एक्सोन जो है, एक्सोन के ऊपर बहुत सारा क्या होता है, मतलब एक्सोन के ऊपर जो होता है ये चर्बीदार कोशिका पाई जाती है। चर्बीदार एक कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका का नाम होता है श्वान कोशिका। और इस कोशिका से बनी इस तरह की संरचना जो कहाँ होती है? एक्सोन के ऊपर होती है। इसे हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। अब देखो, दो माइलिन शीथ के बीच का जो स्थान है इसे रेनवियर की नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनवियर की नोड कहा जाता है। ओके, तो इतना बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा अगर आप जानिएगा तो सिनेप्टिक नोब हो गया। इसके आगे क्या होता है? दूसरे एक्सोन का डेंड्राइट होता है वो इससे जुड़ा होता है। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। यानी एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े भाग वाले स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स में एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसका नाम होता है एसिटाइलिन कोलिन। इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसका नाम होता है एसिटाइलिन कोलिन पदार्थ जो क्या करेगा, इसमें जो भी आवेग होगा उस आवेग को, वो आवेग क्या एक्सोन होते हुए कहाँ आएगा? सिनेप्टिक नोब में। और सिनेप्टिक नोब होते हुए इसी पदार्थ के माध्यम से यानी एसिटाइलिन कोलिन के माध्यम से ही अगले तंत्रिका के डेंड्राइट्स में प्रवेश करता है। फिर उसके साइटोन में जाएगा और इस तरह से क्या होगा? आगे बढ़ता रहेगा आवेग। तब हम कहीं पर छूते हैं तो क्या होता है? जैसे कोई पिंच किया हमको, यानी चिकोटी काटा, चुट्टी काटा, तो क्या होता है? वहाँ पर महसूस होता है और वो धीरे धीरे वो जो महसूस होता है उसी को हम लोग आवेग बोलते हैं। वो आवेग एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में इसी माध्यम से क्या होता है? फैलता है। तो एक बार फिर से हम इसको बना देते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार जल्दी इसको बना देते हैं। तो हमारा तंत्रिका कुछ इस प्रकार होता है। तंत्रिका कोशिका तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये क्या कहलाता है? साइटोन कहलाता है। और ये जो पतली भाग है ये हमारा एक्सोन कहलाता है। और यहाँ पर ये जो नोब्स हैं इसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और आगे क्या होता है? सिनेप्टिक नोब और आगे की जो तंत्रिका होती है उसका डेंड्राइट जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। इस स्थान पर एक क्या होता है? पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है? एसिटाइलिन कोलिन, जो कि क्या करता है? एक तंत्रिका से आवेग को दूसरे तंत्रिका में भेजने का काम करता है। तो यही हमारा क्या है? तंत्रिका कोशिका है। उसके अलावा हमने क्या समझा कि ये जो क्या है? एक्सोन है, इसके ऊपर चर्बीदार पदार्थ की बनी श्वान कोशिका होती है। ये हो गया उसका केंद्रक। तो श्वान कोशिका होती है जिसे हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। अब दो माइलिन शीथ जब होगा तो दो माइलिन शीथ के बीच के स्थान को हम लोग रेनवियर की नोड बोलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमने अभी तंत्रिका कोशिका को देख लिया, जो कि तंत्रिका तंत्र की क्या थी? इकाई थी, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। अब हम लोग समझते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिकीय नियंत्रण का जो भाग है, तंत्रिकीय नियंत्रण। तो तंत्रिकीय नियंत्रण में क्या भाग लेगा? तो क्या भाग लेता है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका से बना संरचना तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है जिसका नाम है क्या? मस्तिष्क यानी ब्रेन।
हमारा जो ब्रेन है वो एक क्या है, तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। तो अब हम लोग ब्रेन के बारे में समझते हैं। वास्तव में हमारे पूरे शरीर को जो कंट्रोल कर रहा है तंत्रिकीय नियंत्रण में, वो हमारा क्या है, ब्रेन है। और ब्रेन बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको पता है मानसिक बीमारी जैसे पागलपन जो है उसका शरीर पूरा संतुलित होता है, मतलब पूरा शरीर उसका हट्टा कट्टा होता है, पर फिर भी उसका दिमागी हालत ठीक नहीं होता है, यानी वो मानसिक रूप से बीमार होता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर चल नहीं पाता है। तो आपको पता है मस्तिष्क का हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो अब हम लोग मस्तिष्क के बारे में ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो मस्तिष्क जो है हमारा ब्रेन, यह क्रेनियल नाम की जो हमारा खोपड़ी है वो क्या होता है, क्रेनियल नाम की हड्डी होती है, उसी में ये सुरक्षित रहता है। और देखो ये क्रेनियल जैसे हड्डी हो गया, हड्डी के बाद क्या होता है, एक झिल्ली होता है, जिस झिल्ली का नाम है मेनिनजाइट। तो मेनिनजाइट क्या है, झिल्ली है, यह है मेनिनजाइट झिल्ली। इसके बाद हमारा जो क्या है ब्रेन है वो रहता है, यानी सबसे बाहर क्या होगा, यानी देखो ऊपर चमड़ा रहेगा, चमड़ा के बाद एक हड्डी होगी क्रेनियल हड्डी, जो क्या करेगी, ब्रेन को सुरक्षित रखेगी। अब ब्रेन और क्रेनियल हड्डी के बीच ज़्यादा घर्षण ना हो, इसके लिए बीच में एक झिल्ली होती है जिसका नाम है मेनिनजाइट की झिल्ली, है ना। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और मानव का जो ब्रेन है इसका जो वज़न होता है 13.5 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है, या ml में बात करें तो 16.5 ml होता है। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि इसका जो वज़न होता है लगभग कितना होता है, 1.5 kg का होता है। तो इतना बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग मानव मस्तिष्क की संरचना की बात करते हैं। देखो इसका संरचना बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिए। इसके अलावा इससे पहले जो हम आपको तंत्रिका तंत्र दिखाया उसका भी संरचना पूछता है, तो वो भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और कार्य भी आपको बता दिए, तंत्रिका का कार्य क्या है, हमारे शरीर में जो भी आवेग हैं उसका वहन करता है। देखो इसकी मस्तिष्क की संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस तरह से बना देना है, एक बना देंगे, फिर इसको नीचे से आपको ऐसे कर देना है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस तरह से आपको एक संरचना बना देना है, इस तरह से। और फिर यहाँ एक बड़ा सा बनाना है इस तरह से, और एक छोटा सा बनाना है, ठीक। इसको थोड़ा आप नीचे ले सकते हैं, और यहाँ पर एक इस तरह से संरचना बनाना है। यहाँ तक ऐसे आप बना दोगे, उसके बाद आपको ऐसे एक बनाना है और एक छोटा सा बनाना है और नीचे ले जाना है, और इधर से आपको सीधे ले जाना है। इसको 2 बार बना दीजिएगा। तो इस तरह से आप मानव मस्तिष्क को बना सकते हैं। अब इसको फिल आउट कैसे करना है, तो देखो एक बार ऐसे कीजिएगा और ऐसे बना दीजिएगा, फिर नीचे से भी ऐसे कीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा। अब इसको भी घेर दीजिए, इसको भी घेर दीजिए। ऐसा लगता है कि मोड़ा मोड़ा के बना है, तो उसी तरह आपको मोड़ कर उसी तरह संरचना बना लेनी है, ताकि लगे कि हाँ मनुष्य का ब्रेन बना है, कुत्ता बिल्ली का नहीं बन गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए कलाकार हैं नहीं, तो जैसा बन रहा है बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मनुष्य के ब्रेन को बना देना है। अब देखो इसमें ये जो गोल गोल भाग होता है, अब हम ब्रेन की कुछ भाग की बात कर लेते हैं, इसको कहते क्या हैं। तो देखो ये पूरा जो है, ये वाला भाग जो हम बनाए, यानी ये वाला भाग जो है, और ये वाला जो हमारा भाग है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है क्या,
प्रमस्तिष्क कहलाता है। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क जो होता है मनुष्य का मस्तिष्क, ये 3 भाग में होता है, जिसमें है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। अब अग्र मस्तिष्क का भी भाग होता है, हम आपको बता देते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो जाता है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ये भाग आ जाता है, ये दोनों भाग आ जाता है और ये आ जाता है। उसके बाद यहाँ हमारा होता है क्या, इधर पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, और इधर होता है आगे की ओर हमारा क्या, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो सबसे पहले आपको इतना लिख देना है, ठीक है। अब इसमें भी भाग होते हैं, जैसे देखो प्रमस्तिष्क में ये जो क्या घिरा हुआ भाग है, मतलब ये हम जो बनाए हैं अनियमित आकृति की जो ये संरचना है प्रमस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में, माने अग्र मस्तिष्क वाले भाग में, इसको हम लोग बोलते हैं गाइरस बोलते हैं, इसको हम लोग गाइरस। और देखो ये गाइरस हो गया, 2 गाइरस के बीच का जो भाग है ये वाला भाग, 2 गाइरस के बीच का जो भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्कस। तो ये भी आपको लिख देना है। अब देखो इसमें ये वाला जो भाग है, यानी देखो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो दायां और बायां 2 भाग में बटा होता है। हमारा जो प्रमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क होता है उसको आप देखोगे तो बीच से 2 भाग में बटा है। यही वाला जो संरचना है, ये जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला जो संरचना है, यही क्या करता है, हमारा जो क्या होता है अग्र मस्तिष्क, उसको 2 भाग में बांटता है। इस संरचना को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं। कार्पस कैलोसम के अंदर ये जो है, ये बड़ा वाला जो है, इसको थैलेमस बोला जाता है, थैलेमस। और छोटा वाला जो है इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटी सी जो ग्रंथि लटकी हुई है, इस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो ये हमारा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो भाग है हमारा नीचे जो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड और ब्रेन को जो जोड़ता है ये हमारा होता है क्या, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा या गेटा बोल सकते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा। तो ये हमारी मस्तिष्क की क्या होती है, संरचना होती है। इस तरह से अगर आप बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। नीचे आप लिख दीजिएगा चित्र लिखकर और मानव मस्तिष्क, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। तो क्या होता है, अभी हम उसके जो भाग हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको संरचना समझाने की बात कर रहे थे। तो ये इस तरह से क्या होता है, मनुष्य का ब्रेन का संरचना होता है। एक बार देखो, ये तो हम बना दिए, कैसे बनाना है एक बार फिर से आप लोग हमारे साथ बनाइएगा। थोड़ा गजपट हो जाता है, इस बार हम नाम नहीं लिखेंगे, बस बना रहे हैं। टाइम कम, अमाउंट ज़्यादा, फिर भी नो टेंशन, पढ़ाई करते रहिए। तो इस तरह आप बना लीजिएगा प्याली, और नीचे से भी इसको इस तरह से बना देना है। तो पहले आपको ऐसे कर देना है, फिर आपको इस तरह से एक संरचना बना लेनी है, और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आप निकाल दीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। और यहाँ पर आपको पीयूष ग्रंथि नीचे बना देना है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा बनाएंगे जो होगा हमारा थैलेमस, एक छोटा बनाएंगे जो होगा हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद नीचे ऐसे 2 बार करना है और नीचे लेकर जाना है, और इधर से भी उसको नीचे कर देना है। इसको दोहरा झिल्ली जैसा बना देंगे, ठीक है। तो इतना आपको बना देना है। अब ये वाला जो हमारा खाली भाग है उसको क्या करना है, फिल आउट करना है। कैसे करना है, तो इधर से भी ऐसे बना लेंगे और इधर से भी ऐसे बना लेंगे, और इसको भी घेरेंगे, इसको भी घेरेंगे, फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे।
इस तरह से आपको क्या करना है, बना देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग हमारा और ये भाग, देखो ये वाला भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, ये सब हमारा क्या होता है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। तो कहीं भी तीर मार के आप अग्र मस्तिष्क लिख दीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है, मध्य मस्तिष्क। और ये पीछे वाला जो भाग है ये हमारा क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क। ओके, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अग्र मस्तिष्क में ये वाला जो भाग है ये हमारा सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम। अभी क्या होता है उसको हम बताएंगे। जिसमें ये जो भाग है यानी अग्र मस्तिष्क में अनियमित रूप से बने वलयाकार आकृति को, वलयाकार मतलब रिंग जैसा जो है, इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइरस, गाइरस बोलते हैं। और दो गाइरस के बीच यानी गाइरस के बीच की जो बीच का जो स्थान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सालकस, सालकस बोलते हैं, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद वह संरचना जो अग्र मस्तिष्क को दायां और बायां दो भाग में बांटती है इसको क्या बोलते हैं, कार्पस कैलेसम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस कैलेसम। अब कार्पस कैलेसम के अंदर क्या होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और ये छोटा वाला क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ग्रंथि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, या इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अभी इसी चैप्टर में है, पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अब इस भाग की बात करें तो ये नीचे वाला जो है ये क्या होता है हमारा, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड होता है। और यहाँ पर ये जो भाग होता है हमारा ये क्या होता है, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मानव का मस्तिष्क हो गया। अब मानव के मस्तिष्क के भाग देखते हैं और उसके क्या सब कार्य हैं उसको समझते हैं। आइए समझते हैं। तो मानव का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क ये कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है। पहला का नाम अग्र मस्तिष्क, बीच वाला क्या होगा, मध्य मस्तिष्क, और लास्ट वाला क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क। इतना हमने देखा। अब अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। तो पहला होता है सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम। पहला भाग क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा भाग जो है वो हमारा थैलेमस होता है, थैलेमस। और ये लास्ट वाला भाग हमारा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग आपको याद रखना है। एक होता है कार्पोरा, और दूसरा हमारा होता है पेंडिकल। क्या होता है, पेंडिकल। नेक्स्ट हम लोग पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पश्च मस्तिष्क जो हमारा होता है ये होता है सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। अब देखिए कई किताबों में थोड़ा आपको अलग मिल सकता है। अगर मस्तिष्क का वो 2 भाग बनाया है तो एक सेरिब्रम बना देता है और हाइपोथैलेमस और थैलेमस को मिलाकर एक नया भाग, वो मतलब नया नाम उसको देता है। एंड वो क्या होता है हमारा, डाईएनसेफ्लोन होता है। क्या होता है, डाईएनसेफ्लोन, सेफ्लोन। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगर मस्तिष्क का 2 भाग होगा, सेरिब्रम, और सेरिब्रम का हिंदी में नाम क्या होता है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, और दूसरा डाईएनसेफ्लोन। तो डाईएनसेफ्लोन को फिर हम लोग देखेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए अग्र मस्तिष्क का हम 3 भाग कर दिए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डाईएनसेफ्लोन अगर
दो भाग में बोलेगा तो सेरिब्रम और क्या होगा, डायएन्सेफ्लोन। तो डायएन्सेफ्लोन को हम लोग हटा देते हैं तो ये दोनों हो जाता है। तो इसीलिए अग्र मस्तिष्क का 3 भाग हो जाता है हमारा, ठीक है। और कहीं पर ये पश्च मस्तिष्क जो है इसमें सेरिबेलम एक होता है एंड दूसरा आपको देखने को मिल सकता है मस्तिष्क स्टेम। क्या देखने को मिल सकता है, मस्तिष्क स्टेम। अब मस्तिष्क स्टेम के अंतर्गत ही क्या आते हैं, मेडुला ओब्लंगाटा आते हैं। और इसके अंतर्गत एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोन्स मेडुला। क्या बोलते हैं, पोन्स मेडुला, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पोन्स मेडुला जो है हमारे शरीर में श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। अभी कौन क्या करता है उसको हम बता देते हैं, फिलहाल आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि अब हम मेडुला ओब्लंगाटा ही पढ़ेंगे तो पोन्स मेडुला हमारा छूट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि क्या होगा, श्वसन होगा, श्वसन को नियंत्रित करेगा। तो अब इसका जो है प्रकार आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम लोग जो है जो हम बांटे हैं इसको, आपको जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर कर दिए, क्योंकि भारतीय भवन में कुछ अलग ढंग से दिया था तो उसका क्लियरिफिकेशन करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। नेक्स्ट अब हम इसके जो प्रकार हैं उसके जो कार्य हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला भाग है हमारा क्या, सेरिब्रम, जिसका हिंदी में नाम क्या होता है, सेरिबेलम। ये हमारे मस्तिष्क का 66% होता है। 66% को अगर आप क्या भाग में देखना चाहिएगा तो 33 दूना और 33 तिया 99, लगभग 2/3 भाग होता है। यानी हमारे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो कितना परसेंट, 66% या 2/3 भाग। और दूसरा हमारे मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या होता है, सेरिबेलम होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। यानी कि जो भी हम लोग सोचते हैं, सोचना समझना, सोचने समझने की क्षमता, जो हम याद करते हैं यानी याददाश्त, याददाश्त जो है हमारा यानी स्मृति जिसको बोल सकते हैं, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारी याददाश्त क्षमता और नए नए चीज़ों को खोजने की जो जिज्ञासा है, नए नए चीज़ों की जिज्ञासा, ये सारा चीज़ जो होता है किसके नियंत्रण में होता है, तो सेरिब्रम के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट अब हम लोग थैलेमस की बात करते हैं। तो थर्मस में क्या होता है, थैलेमस को थर्मस से याद रखते हैं, जिसमें क्या होता है, जो गर्म चाय होता है उसको गर्म ही रखता है, यानी तापमान से रिलेटेड है। तो थैलेमस जो है वो हमारे शरीर में आंतरिक, बाहरी, यानी बाहर का तापमान, बाहर का जो सर्दी है, बाहर से कोई हमको चिकोटी काट रहा है यानी चुट्टी काट रहा है तो वो, यानी बाहर से कोई हमको पीट रहा है, तो ये सब अनुभव हमें कौन कराता है, तो थैलेमस। तो क्या लिख देंगे, बाहरी ताप, उसके बाद बाहरी तापमान यानी सर्दी गर्मी जो भी हो जाएगा, जो हमारा है पिटाई चिकोटी जो भी काटते हैं, यानी पिटाई का आभास या फिर चिकोटी जो काटते हैं यानी चुट्टी चिकोटी, ये सब का आभास कौन कराता है, तो थैलेमस। तो जब हम क्या करते हैं, हम या जो भी आदमी जब दारू और पी लेता है यानी शराबी हो जाता है, तो उसका थैलेमस थोड़ा काम करना बंद करता है। तो उस समय उसको कितना पीटिएगा ना तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में वो पूछता है किससे, सेरिब्रम से, कि के पिटलो रे, तो उसको बता, अगर सेरिब्रम उसका सही से काम करता है तो बता दिया जाता है, और अगर नहीं करता है तो आपको पता ही है, भूल जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाइपोथैलेमस जो है ये बाहरी तापमान को कंट्रोल करता है, और हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के आंतरिक तापमान को कंट्रोल करता है। तो ये क्या होगा, आंतरिक तापमान को कंट्रोल करेगा, यानी हमारे शरीर के अंदर का जो ताप है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी हमारा नेचर डिसाइड होता है, नेचर का मतलब समझ रहे हैं, प्रकृति, यानी गुस्सैल प्रवृत्ति, गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो हमारी इस तरह की जो भावना है यानी प्रेम, घृणा, है ना, गुस्सा, प्रेम, घृणा, गुस्सा, ये सब जो हमारा नेचर डिसाइडेड होता है, भूख प्यास, मान लीजिए पसीना,
ये सब का नियंत्रण कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट अब हम लोग कार्पोरा के बारे में समझते हैं, जो कि किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का। तो कार्पोरा का काम मुख्य रूप से कान और नाक लिख देते हैं, सॉरी कान और आँख लिख देते हैं। तो हम आँख से जिसको देखते हैं, मान लीजिए आँख से देखें तो हमारा संदेश क्या, तो आँख से देखें तो उसका इमेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है? तो यही कार्पोरा होता है जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अब सेरिब्रम में याददाश्त है उसके प्रति, तो हम पहचान लेते कि अच्छा आपको तो हम पहचानते हैं, आप मेरे वाले हैं ना, तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं? पहचानते हैं। या कान जो है हमारा कोई चीज़ हम सुन लेते हैं तो आवाज़ को हम कहाँ भेज देते हैं? सेरिब्रम में। फिर याददाश्त में हमारी जो स्मृति होती है उसमें उस आवाज़ को अगर पहले से सुन रखे होते हैं हम लोग, तो उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं, अच्छा ये व्यक्ति बोल रहा है, ये तो कलवा बोल रहा है जी। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? समझ लेते हैं। तो कान और आँख का जो नियंत्रण है वो हमारे मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा वाला भाग करता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पेंटिकल्स। तो हमारा पेंटिकल जो है या इसी को सेरिब्रल पेंटिकल बोलते हैं, सेरिब्रल पेंटिकल। तो हमारा सेरिब्रल पेंटिकल क्या करता है? हमारे ब्रेन को यानी हमारा दिमाग और स्पाइनल कोड इसको जोड़ने का काम करता है, यानी इसके सिग्नल को जोड़ने का काम करता है। ये स्पाइनल कोड क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच हमारा जो तंत्रिका तंत्र गया होता है उसको हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं। और ब्रेन तो आपको पता ही है, ऐसा तंत्रिका तंत्र जो किसमें है? क्रेनियल नाम की हड्डी के बीच है, तो उसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कौन कनेक्ट करने का काम करता है? सेरिब्रल पेंटिकल। अब सेरिब्रल पेंटिकल, कई बार हमारा मस्तिष्क क्या होता है? बिजी रहता है, तो वो काम किसको सौंप देता है? हमारे स्पाइनल कोड को। तो इसीलिए दोनों का कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि कौन करता है? मध्य मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रल पेंटिकल, वो कर देता है। नेक्स्ट हमारा अब पश्च मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे शरीर का बैलेंस बनाकर यानी हमारा संतुलन बनाकर रखने का काम करता है। तो जब भी दारू और जो पी लेता है उसका कौन सा भाग काम नहीं करेगा? तो सेरिबेलम। ये भी काम नहीं करता है, जिससे उसको पीटिएगा और तो उस समय नहीं पता चलता है। जब दारू का नशा मतलब घट जाता है या नशा चला जाता है तब उसको पिटाई का आभास होता है बाद में, है ना। और यहाँ पर सेरिबेलम की बात करें तो ये भी उसका काम करना बंद कर देता है, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत अजीब ढंग से चलता है, कोई भी जब दारू शराब पी लेता है तो बहुत ही अजीब ढंग से चलता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सेरिबेलम का काम होता है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, जो कि क्या होता है? शराब आदि पीने के कारण हमारा खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। संतुलन बनाए रखता है, यानी ये हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब देखो, शरीर संतुलित बनाकर चल रहे हैं, यानी हम अपने पैर को, हम अपने हाथ को अपने अनुसार काम करवा रहे हैं। जो जिस चीज़ को हम अपने अनुसार नियंत्रित करते हैं उसको हम लोग ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो संतुलन बनाकर रखता है, यानी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेलम। वहीं अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे हृदय को धड़का रहा है, तो ये सब जो क्रियाएं हैं या हमारे शरीर में जितने भी क्या होते हैं? उपापचय क्रियाएं होते हैं। अभी उपापचय क्रियाएं हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। जितने भी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, उसको कौन कंट्रोल करने का काम करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा काम करता है। तो ये हो गई हमारे मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं मस्तिष्क की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो मुख्य रूप से मस्तिष्क की क्रियाविधि 4 तरह की होती है, जिसमें पहला होता है आवेग ग्रहण करना। आवेग ग्रहण करना। मस्तिष्क के अलग अलग भाग, जितने भी भाग थे वो नियंत्रित करते थे किस भाग को, वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि ये कार्य किस तरह से करते हैं। तो पहला है आवेग ग्रहण करना। नेक्स्ट है हमारा अनुक्रिया करना। क्या है? अनुक्रिया करना। अनुक्रिया करना। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा सहसंबंध। क्या है? सहसंबंध बनाना। क्या है? सहसंबंध बनाना।
और उसके बाद सबसे आखिरी जो हमारा कार्य है वो है सूचना भंडारण। क्या है? सूचना भंडारण। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहला भाग जो है वो है आवेग ग्रहण करना। आसपास जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं उस महसूस की गई चीज़ों को जो है हमारे अंदर तंत्रिका क्या करता है? विद्युत आवेश में बदल देता है। किस में बदलता है? विद्युत आवेश या विद्युत संकेत में बदल देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें रहेगी आसपास की चीज़ों में महसूस करेंगे हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवेग। तो सबसे पहला कार्य होता है हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा ब्रेन है, वो क्या करता है? आसपास के आवेग को ग्रहण करता है। अब आवेग को ग्रहण करेगा तो जैसे मान लीजिए कोई हमको क्या कर लिया? पिंच चुभो दिया। तो जैसे हमको पिंच किया तो हमको क्या हुआ? आवेग ग्रहण हुआ, और हम आवेग ग्रहण किए तो दूसरा हाथ से उसको चटिया देते हैं। तो क्या करते हैं? चाटा लगा देते हैं, यानी वो क्या होता है? अनुक्रिया। तो जो हम आवेग ग्रहण करते हैं उस आवेग का विश्लेषण हमारे दिमाग करता है और फिर एक निर्देश देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रिया करना। अब देखो, निर्देश देता है तो सहसंबंध बनाना का मतलब है कि किसी अंग को निर्देश देगा और ये अंग क्या करेगा? आपस में काम करेगा। दिमाग भी काम कर रहा है। दिमाग ने किसको काम दिया? तो हमारे हाथ को दिया, और ये हाथ क्या करता है? आपस में मतलब उसको क्या? अनुक्रिया करता है। तो इसके लिए विभिन्न अंगों के बीच क्या? विभिन्न अंगों में तालमेल स्थापित करना क्या है? सहसंबंध स्थापित करना। विभिन्न अंगों में तालमेल स्थापित करना। अंगों में तालमेल। तो विभिन्न अंगों में जो तालमेल हम लोग स्थापित करते हैं वो क्या है? सहसंबंध स्थापित करना। उसके बाद है सूचना भंडारण। सूचना भंडारण का तात्पर्य कि हम किसी चीज़ को जब करते हैं तो उसको हम लोग याद भी कर लेते हैं। मान लीजिए एक ही काम जब आदमी बहुत बार करता है तो उसके दिमाग में चला जाता है वो चीज़, और वो क्या करता है? उस काम को करने की जो सूचना है उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है। इसी घटना को सूचना का भंडारण करते हैं, जो कि हमारा दिमाग ही करता है। जो दिमागी हालात जिसका सही है वही इन कार्यों को कर पाता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे मस्तिष्क के कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग एक घटना के बारे में समझते हैं जिसको कि रिफ्लेक्ट आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप। अब देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। देखो, जैसे एक हमारा क्या होता है? ग्राही अंग होता है। ग्राही अंग। अब ग्राही अंग से कोई आवेग क्या करेगा? कोई किसी आसपास के आवेग को ग्रहण करेगा और उस आवेग को कहाँ भेजेगा? मस्तिष्क में। मस्तिष्क यानी तंत्रिका केंद्र में भेजेगा, यानी तंत्रिका तंत्र में। अब तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? एक आवेश मतलब एक आदेश देगा। किसको? अभिवाही अंग को। वैसा अंग जो उस आदेश के अनुसार कार्य करे उसे अभिवाही अंग बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमको कोई क्या किया? जैसे हमको कोई पिंच कर दिया, तो जैसे ही हमको महसूस होगा कि कुछ भौंक दिया है हमको, हम क्या करेंगे? ये जो भौंकेगा तो ये क्या करेगा? कहीं पर आवेग मतलब उसको महसूस करेंगे तो उसका एक क्या? विद्युत संकेत बन जाएगा, जो तंत्रिका के माध्यम से हमारे ब्रेन तक आएगा। ब्रेन में आएगा तो हम सोचेंगे और फिर हम कोई क्या? निर्देश जनरेट करेंगे कि क्या करना है इसका। फिर वो निर्देश हम किसी अपने शरीर के भाग को देंगे कि इसको काम दिए, आपको ये निर्देश दिया जाता है, आप ये कीजिए। फिर हमारे शरीर का वो भाग वो कार्य करेगा। तो जैसे हमको चिकोटी काटा तो हमने इस हाथ को आदेश दिया कि इसको चट, एक थप्पड़ लगा दो, तो हम उसको लगा देते हैं, तो प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो ग्राही अंग क्या होता है? जो आवेग को ग्रहण करता है। आवेग को ग्रहण करता है। अब ये ग्रहण किया गया आवेग क्या होता है? एक रास्ते के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा? तंत्रिका तंत्र में। उस रास्ता को जिससे होकर वो जाता है उसे हम लोग संवेदना मार्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदना मार्ग। और फिर संवेदना मार्ग से होकर तंत्रिका में जाएगा। तंत्रिका यानी मस्तिष्क अब उसके बारे में सोचेगा, विश्लेषण करेगा और एक निर्देश देगा। तो ये क्या करता है? आवेग या विद्युत संकेत को कहाँ से लेकर ग्राही अंग से कहाँ तक लेकर जाता है? तंत्रिका केंद्र तक। अब तंत्रिका केंद्र से जो आदेश आएगा वो अभिवाही अंग तक आता है। तो ये किससे होकर आता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरक मार्ग। क्या बोलते हैं? प्रेरक मार्ग। तो ग्राही अंग से आवेग को मस्तिष्क तक जो ले जाता है उसको संवेदना मार्ग बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क से जो निर्देश को अभिवाही अंग तक ले जाता है उसको प्रेरक मार्ग बोलते हैं।
तो इसी सब को मिला देंगे तो वो हमारा प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यानी ग्राही अंग, संवेदना मार्ग, तंत्रिका केंद्र, प्रेरक मार्ग और अभिवाही अंग, इस सब को मिलाकर हम लोग प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। इसकी रासायनिक नियंत्रण की, तो रासायनिक नियंत्रण किसके माध्यम से होगा, तो आपको पता है हार्मोन्स के माध्यम से, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित करती है। तो अब हम लोग इसी की बात करते हैं। तो पहला है हमारा पीयूष ग्रंथि, क्या है, पीयूष ग्रंथि। दूसरा है हमारा थायराइड ग्रंथि। थर्ड है हमारा पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि। फोर्थ है हमारा क्या, जनन ग्रंथि। उसके बाद पांचवा है हमारा अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका, लैंगरहैंस द्वीपिका। एंड सिक्स्थ और हमारा लास्ट जो है वो है क्या, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं किसको, पीयूष ग्रंथि को। तो अभी हमने क्या ब्रेन बनाया था ना, इस हिसाब से ये हमारा क्या था, ब्रेन था। तो ब्रेन में यहाँ पर जो ये ग्रंथि थी, यही थी हमारी क्या, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है, जो हमारे शरीर की लंबाई को नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करता है हमारे शरीर में, जो हार्मोन स्रावित करता है वो क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है, हमारी लंबाई को कंट्रोल करने का कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है वृद्धि हार्मोन कुछ जनन हार्मोन को भी स्रावित करता है, जो मनुष्य के शरीर में जनन से रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करता है ना। तो ये आगे है, उसको हम लोग देख लेंगे। फिलहाल याद रखना है कि कुछ जनन से रिलेटेड हार्मोन भी स्रावित करता है कौन, पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्रंथि। तो देखो हमने श्वसन वाले अध्याय में देखा था ना, तो जैसे ये क्या है, हमारा ट्रेकिया है यानी श्वास नली है। तो श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग में यानी सबसे बाहरी भाग पर क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, जिसे हम लोग कंठ भी बोलते हैं या इंग्लिश में लैरिंग्स बोलते हैं। तो लैरिंग्स से नीचे ट्रेकिया के भाग में एक ग्रंथि होती है जो कि क्या है, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि के लिए जो है हमारे ट्रेकिया में या इस भाग में आयोडीन का होना क्या है, अनिवार्य है। क्या है, आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि तभी अच्छे से काम करेगी जब यहाँ पर आयोडीन की समुचित या उचित मात्रा होगी। तो कई बार क्या होता है, आयोडीन की मात्रा कम होती है हमारे शरीर में। तो जब आयोडीन की मात्रा कम होती है तो थायराइड ग्रंथि जो है अपने स्राव को उचित मात्रा में स्रावित करने के लिए अपना आकार बढ़ा लेता है और फूल जाता है। तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेघा रोग। तो घेघा रोग कब होता है, जब आयोडीन हमारे शरीर में कम होता है। तो इसीलिए आजकल जो नमक हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं वो कैसा है, आयोडीन युक्त नमक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो स्वर यंत्र के नीचे हमारी ट्रेकिया में जो है थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, और ये कुछ स्राव को नियंत्रित करता है जो कि आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो आयोडीन का होना आवश्यक है इसके लिए।
आयोडीन का होना इसके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाराथायराइड ग्रंथि को। तो जो पाराथायराइड ग्रंथि होता है ये जस्ट क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है, यानी थायराइड के पीछे होता है कौन, पाराथायराइड ग्रंथि। और इसका काम क्या होता है, तो ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पाराथायराइड ग्रंथि, जो कि थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, जनन ग्रंथि को। जनन ग्रंथि जो है तो ये पुरुष और महिला में अलग अलग होता है। तो जो महिला में या लड़की में जनन ग्रंथि होता है उसका नाम है क्या, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। और जो पुरुष में होता है उसका नाम क्या है, वृषण। तो अंडाशय में यानी बालिकाओं में, या क्या बोले हम लोग, लड़कियों में जो होता है जनन संबंधी जैसे कि लड़कियों में क्या कुछ हो सकता है, जैसे स्तन विकास, जैसे उसमें जो मासिक धर्म होता है यानी मासिक चक्र का नियंत्रण, जैसे त्वचा का तेलिया होना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। त्वचा का तेलिया होना, जैसे यौवना आरंभ यानी मेंस जब शुरू हो जाता है तो उसको यौवना आरंभ बोलते हैं। इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, अंडाशय का जो स्राव होता है, यानी जो जनन ग्रंथि है महिलाओं में उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। ये इसका जो स्राव होता है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो जनन ग्रंथि होता है उसका नाम है वृषण। ये भी क्या करेगा, पुरुषों में जो जनन ग्रंथि होता है उसका नाम क्या होता है, वृषण। अब वृषण क्या करता है हमारे शरीर में, तो जैसे हमारा दाढ़ी मूंछ हो गया, इसको नियंत्रित करता है दाढ़ी मूंछ, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, यानी दाढ़ी मूंछ का आना, है ना। नेक्स्ट हमारे लिंग की जो वृद्धि है, लिंग वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, यौन आचरण को भी नियंत्रित करता है। यौन आचरण यानी अट्रैक्शन की जो घटनाएं हैं उसको भी नियंत्रित करता है। कौन, तो वृषण से निकलने वाला जो स्राव होता है। तो जनन ग्रंथि भी क्लियर है। अब हम लोग एड्रिनल ग्रंथि और जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किसको, अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका। अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका। देखो अग्नाशय जो है हमारा, अग्नाशय कहाँ पर होता है, तो हमारा जो स्टमक है यानी अमाशय और नीचे क्या है, छोटी आंत। अमाशय और छोटी आंत के बीच में जो ये संरचना होता है इसी को हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करता है। तो अग्नाशय में जो लैंगरहैंस द्वीपिका होता है ये क्या है, अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिका है। तो अग्नाशय में जो लैंगरहैंस द्वीपिका है ये अंतःस्रावी का कार्य करता है। तो अंतःस्रावी का कार्य करता है तो ये क्या स्रावित करेगा, हार्मोन स्रावित करेगा, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कम होगा। तो लैंगरहैंस द्वीपिका जो हार्मोन स्रावित करता है, हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है यानी हमारे शरीर में जो मधुमेह या जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसको शुगर बीमारी भी बोलते हैं, यानी मधुमेह रोग का कौन नियंत्रित करता है, तो यही लैंगरहैंस द्वीपिका का स्राव। एक्चुअली जब हमें मधुमेह रोग हो जाता है तो हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है, या जो भी हमारे डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा सबसे आखिरी जो टॉपिक है वो क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि
एड्रीनल ग्रंथि जो है, एड्रीनल ग्रंथि जो है ये हमारे ब्रेक यानी किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। किडनी आपको पता है सेम के बीज के आकार का होता है, इसके ऊपरी भाग में होता है और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बाहरी भाग यानी एड्रीनल ग्रंथि का होता है एक बाहरी भाग, एक होता है आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। और ये पाया कहाँ जाता है? तो वृक्क के ऊपरी भाग में, ठीक है ना, यानी किडनी के ऊपरी भाग में। तो एड्रीनल ग्रंथि के जो स्राव होते हैं वो मेडुला से कुछ अलग स्राव निकलते हैं और जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उससे अलग। तो जिससे जो निकलता है और जो उसका कार्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, एक हो जाएगा कॉर्टेक्स का भाग, कॉर्टेक्स, और एक क्या हो जाएगा? मेडुला वाला भाग। जो कॉर्टेक्स होता है इससे 3 तरह का स्राव निकलता है, ठीक है। उसका नाम हो जाता है ग्लूकोकार्टिकाइड, ग्लूको मिनरल, और एक होता है लिंग हार्मोन। ग्लूको और नीचे क्या लेंगे? कार्टिकाइड, कार्टिकाइड। तो ग्लूकोकार्टिकाइड का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है यानी जो हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसका नियंत्रण कौन करता है? तो ग्लूकोकार्टिकाइड करता है। यानी पोषक तत्व का नियंत्रण कौन करता है? पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो ग्लूकोकार्टिकाइड, जो कि एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से होता है। कॉर्टेक्स कौन सा भाग है? बाहरी वाला। और मेडुला कौन सा भाग है? आंतरिक वाला। ये दोनों होता कहाँ पर है? यानी एड्रीनल ग्रंथि होता कहाँ है? वृक्क के ऊपरी हिस्से में। नेक्स्ट है हमारा मिनरल। मिनरल का मतलब क्या होता है? मिनरल का मतलब होता है खनिज। तो खनिज यानी हमारे शरीर में जो जल और खनिज लवण होते हैं, जल और खनिज लवण, हमारे शरीर में जो जल और खनिज लवण होते हैं इसका अवशोषण, हमारे शरीर में जल और खनिज लवण का वृक्क में अवशोषण, वृक्क में अवशोषण का, हमारे शरीर में जल और खनिज लवण का वृक्क में अवशोषण को कौन नियंत्रित करता है? तो मिनरल कार्टिकाइड नाम का जो है कॉर्टेक्स का हार्मोन वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा है क्या? लिंग हार्मोन। अब लिंग हार्मोन का काम क्या हो जाएगा? हमारे बाह्य लिंगों, बालों और यौन आचरण को नियंत्रित करता है। मनुष्य में यानी फीमेल और मेल दोनों में ये क्या करता है? बाह्य लिंग और वहाँ बाह्य लिंगों के आसपास जो बाल होते हैं, बाल, बाह्य लिंगों को, बालों को, और जो होता है हमारा यौन आचरण जो होता है, अट्रैक्शन वगैरह आचरण, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो लिंग हार्मोन करता है। नेक्स्ट अब हमारा सबसे लास्ट है क्या? मेडुला। अब मेडुला वाला भाग जो है ये क्या होता है? ये 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है। एक है क्या? एक है एपिनेफ्रिन, एक है एपिनेफ्रिन और एक है नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो जब हम भय या डरावनी वाली स्थिति में चले जाते हैं, यानी भय अचानक जो आता है, अचानक भय, सीधे नहीं, अचानक आने वाली भय, भय जो हो गया अचानक भय, अचानक गुस्सा, तनाव, भय, गुस्सा, तनाव, अचानक आने वाली भय, गुस्सा, तनाव जो होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो एपिनेफ्रिन के कारण होता है। और इसी अचानक के प्रति हम लोग क्या करते हैं? जब अचानक भय, गुस्सा या तनाव आता है तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, यानी हृदय धड़कन, यानी हृदय गति
बढ़ जाता है। तो वो किसके कारण, तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये हृदय गति को बढ़ा देता है, और हृदय गति बढ़ने से हमारी बीपी क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, यानी हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो इस तरह की घटना जो है वो कौन नियंत्रित करता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन जो नियंत्रित करती है, जो कि मेडुला से यानी एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से स्रावित होता है। तो इसी के साथ हमारा ये भी अध्याय 1 शॉट के अंदर क्या कंप्लीट होता है ना। जैसे आप अगर इसको समझना चाहिएगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, तो जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसा स्थिति आ गया है कि आपको डर लग रहा है। मान लीजिए रात में आप कहीं हैं और इंजोरिया रात है, यानी जिसको चंद्रमा वाली रात बोलते हैं हम लोग, तो वो वाली रात है और वहाँ पर आपको कोई स्त्री सामने दिखा और उसके पायल की आवाज़ आ रही है, वो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है, बाल खुला खुला सा है, उजला पहनी हुई है, तो आपको क्या डर लग रहा है पूरा। तो उस स्थिति में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुंह और सूखने लगेगा। तो ये वाली स्थिति जो आ रही है ये किस हार्मोन के कारण आपका आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका एपिनेफ्रिन के कारण। और जब ये वाली स्थिति आती है तो आपका धड़कन और तेज़ हो जाता है, आपकी बीपी हाई हो जाती है, वो किसके कारण, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन के कारण। अब फिर जब आप देखते हैं तो आप हक्के वक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो आपकी वाली होती है, बस वो मेकअप नहीं की हुई रहती है, इसीलिए आपको उतना डर लग रहा होता है ना। तो आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, और इसी के साथ हमारा जो ये अध्याय है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।